नमस्कार बहनों और भाइयों, प्यारे साथियों व बच्चों, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। और हमारी ये जो यात्रा चली हुई है वो है सामान्य अध्ययन की। जो ये नई एनसीईआरटी की किताब आई है 8वीं क्लास की, उस पर अध्याय 2 और उसकी हमारी ये तीसरी वीडियो है। भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण अध्याय 2। इससे पहले एक जो टाइमलाइन थी वो 1200 ईस्वी से लेके और 1498 ईस्वी तक की थी, 1500 ईस्वी तक। अब ये 1500 ईस्वी से लेके और 1800 ईस्वी तक की टाइमलाइन है। और इस दौरान जो भी नए जो है राजनीतिक मानचित्र का उदय हुआ उसका इसमें वर्णन है। और इसमें जो अंग्रेज जो आए थे उसका इसमें वर्णन नहीं है, वो अगले अध्याय में होगा। और इसमें जो है वर्णन केवल जो मुगल और अन्य तुर्क अफगान जो इस्लामिक आक्रांता थे उनका ही इसमें वर्णन है। तो ये जो टाइमलाइन है, ये पहली जो टाइमलाइन थी उसमें गुलाम वंश का वर्णन था और गुलाम वंश ने कैसे जो है अपना यहाँ पर पैर फैलाए। और अब 1526 ईस्वी में ये जो है पानीपत का पहला युद्ध हुआ और उसमें जो बाबर जो समरकंद का रहने वाला था उसने यहाँ पे इब्राहिम लोदी जो था उसके बीच में युद्ध हुआ, जिसमें लोदी जो है हार गया और बाबर का यहां पे कब्जा हो गया। बाबर ने यहां की आबो हवा को देखा तो एक बार तो उसका कदम था कि मैं यहां से चला जाऊं, लेकिन यहां का ही होकर रह गया और यहीं बस गया। और ये दिल्ली की जो सल्तनत है ये मुगलों के चंगुल में आ गई और अब यहां मुगलों का राज हो गया। लेकिन ये जो है 1526 ईस्वी में ये घटना घटी, लेकिन जो था बाबर ज्यादा दिन तक यहां नहीं रह पाया और उसकी जल्दी ही मृत्यु हो गई। उसके बाद में उसका पुत्र जो था हुमायूं वो गद्दी पर बैठा, लेकिन हुमायूं जो है वो शेरशाह सूरी के चंगुल में फंस गया और उसने ऐसा आंकड़ा फैटाया कि वो जो जब विजय अभियान में जा रहा था तो उसके चंगुल में फंस गया और हुमायूं दिल्ली की गद्दी छोड़ के भाग गया यहां से। और यहां पे दिल्ली पे एक बार फिर से जो है जो शेरशाह सूरी का कब्जा हो गया। शेरशाह सूरी ने यहां पे अपना जो वजीर प्रधानमंत्री बनाया और रेवाड़ी के रहने वाले हेमू को बनाया और वो यहां का शासन संभालने लगा। इस दौरान शेरशाह सूरी भी चल बसे और शेरशाह सूरी की एक दुर्घटनापूर्ण तरीके से मृत्यु हो गई और उसके बाद पूर्ण रूप से ये हेमू का राज हो गया दिल्ली पे। और उसने विक्रमादित्य की उपाधि से जो है ये अपना जो है सम्राट बन गया। लेकिन वो भी ज्यादा दिन नहीं रह पाए और 1556 ईस्वी में, यानी कि 1526 से लेके और हुमायूं संघर्ष करते करते मर गया और अकबर पैदा हो गया। और 1556 ईस्वी तक जो है यहां पे हेमू रहा और हेमू का अकबर के बीच में निर्णायक युद्ध हुआ। पानीपत की ये दूसरी लड़ाई हुई। पानीपत की दूसरी लड़ाई 15, ये जो मैं जो बता रहा हूं ये तारीख जो ये जो सन है ये याद रखना है। 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध हुआ, वो हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और दूसरा जो युद्ध हुआ था वो 1556 ईस्वी में पानीपत का हुआ था, वो अकबर के और हेमू के बीच में हुआ। हेमू
युद्ध में भारी पड़ रहा था, उसका रण कौशल बढ़िया था, लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही वो गतिविधि देखने के लिए बाहर निकला, उसकी आंख में एक तीर लग गया। जो अकबर का जो सेनापति था, उसने उसको निरीक्षण के दौरान में जो है धोखे से तीर मार दिया और वो घायल हो गया। तो उसकी सेना में भगदड़ मच गई और हेमू पकड़ा गया। हेमू को जो है शिविर में बैठे हुए अकबर के पास में पेश किया गया और अकबर ने कहा इसका सर कलम कर दिया जाए। 13 साल की उम्र में अकबर जो है दिल्ली की गद्दी पे बैठ गया। तो 1556 की जो टाइम लाइन है ये वो दर्शाती है कि यहाँ पे फिर से एक नए जो है राजनीतिक मानचित्र का उदय हुआ और ये मुगल की लीम पड़ गई। उसके बाद में 1556 से लेके आगे मुगलों का ही शासन रहा। मुगलों का जो है इसके अकबर का लड़का जहांगीर हुआ, जहांगीर का लड़का शाहजहां हुआ और शाहजहां के भी कई लड़के हुए, 4। उसमें जो था औरंगजेब था वो छोटा था। शाहजहां चाहता था कि मैं जो है अपने बड़े लड़के जो है दारा शिकोह को राजा बनाऊं। ये उसको नागवार गुजरा औरंगजेब को, और औरंगजेब ने उसका भी सर कलम कर दिया, मार दिया और अपने 2 भाइयों को भी निपटा दिया और एक भाई को निर्वासित कर दिया। और जहांगीर उसको शाहजहां को पकड़ के आगरा के किले में कैद कर दिया और खुद गद्दी पर बैठ गया। अकबर के आखिरी में औरंगजेब का शासन चला और औरंगजेब के शासन के बाद में, औरंगजेब के मरने के बाद में मुगलों का पतन होना शुरू हो गया। तो ये जो है ऐसा ही उनका चलता रहा। और उस बीच में 1565 ईस्वी में एक और घटना घटी। उसमें क्या था, तालीकोटा का युद्ध हुआ और विजयनगर का साम्राज्य विध्वंस हो गया। राजनीतिक मानचित्र फिर बदल गया 1565 ईस्वी में। उसके बाद में 1576 ईस्वी में एक और निर्णायक युद्ध हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध। वो अकबर और अकबर के जो सेनापति थे और उसमें जहांगीर ने भी थोड़ा हिस्सा लिया था। और महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ। महाराणा प्रताप कुछ अपने भील और मध्य प्रदेश के उनके मित्रों के बुंदेली मित्रों के मदद से उसने उनका मुकाबला किया, लेकिन ये युद्ध लंबा चलता रहा और अकबर उसने वो महाराणा प्रताप ने पीछे हटने का सोची और वह अरावली में शरण लेके छापामार युद्ध करने लगा। ये हल्दी घाटी का युद्ध जो है महाराणा प्रताप का हुआ। मानचित्र कुछ नहीं बदला, लेकिन युद्ध हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 ईस्वी में। ये भी इंपोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। उसके बाद में 1671 ईस्वी में जो मुगलों ने जो है पूर्वी दिशा में विजय अभियान के लिए आगे बढ़े और आसाम के यहां जाके सराय घाट का युद्ध हुआ अहोमों के बीच में और उन्होंने उसमें मुगल परास्त हो गए। उनके भी 10,000 ही 1,000 सिपाही थे योद्धा अहोम। उन्होंने 30,000 जो है की फौज निपटा दी सराय घाट के युद्ध में और वहां से उल्टे पैर ये मुगल भाग आए। तो ये अहोमों का वहां पे एक छत्र राज रहा पूर्वी एरिया में। उसके बाद में घटना जो है ये टाइम लाइन में आगे बढ़ी और 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का गठन किया 1699 ईस्वी में। उसके बाद में 1754 ईस्वी में आके ये मुगल कमजोर पड़ गए और यहाँ पे मराठाओं का कब्जा नियंत्रण हो गया। दिल्ली पे मराठाओं का नियंत्रण हो गया। बैठा तो रहा मुगलों का ही गद्दी पे, लेकिन वो उनसे कर लेने लगे
उनके अधीन हो गए मराठाओं के। और 1799 ईस्वी में सिख जो साम्राज्य की स्थापना हो गई। ये जो सिख साम्राज्य की स्थापना हुई, ये स्वतंत्र रूप से हुई। भारत का ये पंजाब और जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक का जो एरिया था, बहुत बड़ा भूभाग सिखों का एक छत्र राज महाराणा रंजीत सिंह के नेतृत्व में ये जो है राजकाज चला। वो हरि सिंह नलवा जो है वो उनके सेनापति थे, और उन्होंने जो है काफी इनको अफगानों को काफी नाको चने चबा दिए थे जो है। और 1800 ईस्वी तक ये जो है का ये टाइमलाइन थी। इसमें जो बड़ी बड़ी घटना घटी वो इस टाइमलाइन में समझाई गई। इस प्रकार से इसमें ये इतिहास बताया है। अब आगे इसमें इस अध्याय में बताया गया है कि तुर्क कौन थे। तुर्क शब्द का इस्तेमाल इसमें बार बार हुआ, तो तुर्कों के बारे में बताया गया कि तुर्क किसे कहते थे। तुर्क जो थी उन लोगों, भाषा और संस्कृति के लोगों को इंगित करते थे जो ऐतिहासिक रूप से मध्य एशिया से लेके तुर्की एवं साइबेरिया तक विस्तृत विशाल जो क्षेत्र रहा था, उनसे संबंध जो लोग थे उनको तुर्क कहते थे। यानी मध्य एशिया, तुर्की और साइबेरिया तक का जो एरिया के जो लोग थे, जो एरिया था, उसको तुर्क कहते थे। और इसमें बताया गया है कि इसमें कहीं कहीं खिलजी को खिल्ज कहा गया है। ये एक ही लोग थे, अलग अलग नहीं थे। कहीं कहीं मोगल और मुगल शब्द का प्रयोग हुआ, ये दोनों भी एक थे। तो अब थ्योरी शुरू होती है, टाइमलाइन खत्म होगी और अब थ्योरेटिकली इसका जो हिस्सा है वो शुरू होता है। जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो इतिहास है 11वीं शताब्दी से आरंभ होता है, और वो भी 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, अंतिम अवस्था में। और घटना घटती है हिंदू कुश पहाड़ी से। ये हिंदू कुश पहाड़ी हैं, ये अफगानिस्तान के और भारत का जो अब पाकिस्तान के कब्जे में एरिया है, वहां हिंदू कुश पहाड़ी हैं। वहां से गजनी एक जगह थी, तो उसमें गजनबी था, यहाँ पे अभियान चलाता रहता था। गजनबी को मोहम्मद गोरी और उसके भाई ने मिलकर उसको परास्त करा और गजनी पे कब्जा हो गया मोहम्मद गोरी का। ये जो थे गोड़ राजपूत थे, और बाद में ये कन्वर्ट होके, परेशान होके इन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था, और अपने नाम के पीछे भी गोरी लगाते थे क्योंकि गोर राजपूत थे। और मोहम्मद गोरी का पृथ्वीराज चौहान के 17 बार मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ में 16 बार जो था, 17 बार जो है वो मोहम्मद गोरी धूल चाट के यहां से हाथ जोड़ के, मैं आपकी काली गऊ हूं, दांत में तिनका डाल के यहां से गया। और भारत की उदारता ऐसी थी राजाओं की, वो उसको छोड़ देते थे। और एक बार मोहम्मद गोरी के चंगुल में पृथ्वीराज चौहान फंस गया। वो उसके मैंने कारण बताए थे, क्या कारण थे। यहाँ के जो राजा रजवाड़े थे उनकी शादियों की कल्चर गंदी थी, और वे शेखी डीग हाँकने के चक्कर में अपने वंश के वंश उन्होंने शादी और गौनों के चक्कर में निपटा दिए, तो खोखले हो चुके थे। और उन शादियों से जो युवा और नौजवान पीढ़ी थी वो ज्यादातर नष्ट हो चुकी थी। बुजुर्ग जो और भी घायल अवस्था के योद्धा, बूढ़े सरदार रह गए थे। और यहाँ के राजा रजवाड़ों ने में भी जो है उस दौरान, क्योंकि बच्चे छोटे थे, कोई रिएलेट मतलब जो है बाद में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। और मोहम्मद गोरी का और पृथ्वीराज चौहान का युद्ध हुआ। 11वीं शताब्दी के आरंभ में भारत की यात्रा में नए युग का आरंभ हुआ। हिंदू कुश पर्वत के पार से आक्रमणकारों ने जो है राजनीतिक मानचित्र को नया रूप दे दिया।
निसंदेह भारत में इससे पहले भी युद्ध देखे थे, लेकिन इस अवधि के उपमहाद्वीप में जो भारत के जो आक्रमण आते थे वो अभूतपूर्व थे। वो जो थे हमलावर मध्य एशिया के तुर्क या अफगान थे, और यहाँ पे उनका जो उस समय का जो उद्देश्य होता था वो ये होता था कि अपने इस्लाम धर्म का प्रचार करते थे, अपनी सेखी हाँकते थे और काफरों को सताने के लिए आते थे और यहाँ के मंदिरों में लूटपाट करते थे, मूर्तियों का भंजन कर देते थे और यहाँ से बच्चों को और औरतों को जो भी उनके हत्थे चढ़ता था पकड़ के, और जो भी मर्द मिलता मतलब जो आदमी था उनका कत्लेआम करके यहाँ से चले जाते थे। जब यहाँ के राजाओं को पता पड़ता था तो वो उनको पीछे पीछे उनको पिटाई लगा देते थे, वो भाग जाते थे, नुकसान करके चले जाते थे। लेकिन मैंने बताया था पृथ्वीराज चौहान यहाँ मर गए और उनके बाद से मोहम्मद गोरी ने यहाँ पे 1206 ईस्वी में तक में आके सेटल होके यहाँ गुलाम वंश की नींव पड़ गई। 1206 ईस्वी में ही रामलाल खोकर ने लाहौर में जो है मोहम्मद गोरी को भी मार दिया था, उसके पीछे लगा हुआ था और उसको मार दिया था, सर कलम कर दिया था उसको। तो 13वीं शताब्दी से लेकर भारत में निरंतर जो है यही परिवर्तनशील परिदृश्य का ऐसे ही सिलसिला चलता रहा और यहाँ पे तब तक जो है इनके कई वंश गुलाम वंश के सेटल हो गए, जिसमें लोधी वंश और तुलग वंश, सैयद। लेकिन उस दौरान भी दो जो है यहाँ के राजा थे, उन्होंने अपने आप को इनसे कब्जा होने से बचे रहे। उसमें जो पूर्वोत्तर जो क्षेत्र था उसमें नरसिंह देव के अधीन गंग क्षेत्र और दक्षिण में जो है होयसल प्रदेश जो था वो ने इनका मुकाबला किया। उसके बाद में ये तुगलक वंश जो है 13वीं से 15वीं शताब्दी तक एवं लोधियों के जो है ये जो है शासकों का यहाँ 13वीं से 15वीं शताब्दी तक राज रहा और 12वीं शताब्दी के समय ही जो पृथ्वीराज चौहान के जो नाना थे उन्होंने यहाँ पे लौह स्तंभ की स्थापना करी और ये कुतुब मीनार का उन्होंने विजय मीनार के तौर पे ये बनवाई। लेकिन जब यहाँ से मोहम्मद गोरी के और इनके संघर्ष में पृथ्वीराज चौहान का राज चला गया तो इसको ही परिवर्तन करके और कुतुब मीनार का रूप दे दिया और यहाँ पे जो है कुव्वत उल इस्लाम से जो है एक मस्जिद बनवाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने 13वीं शताब्दी के आरंभ में, और उसके बाद में सुल्तानों ने इसका शिलालेख भी जो है निर्माण करवाया जिसमें बताया गया कि 27 हिंदू वो मंदिरों की सामग्री का जिसमें उपयोग किया गया है और उसके अवशेष यहाँ पे आज भी देखे जा सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का उदय और पतन का दौर शुरू होता है। जैसे कि मैंने बताया था 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के पराजय के बाद में दिल्ली में सल्तनत की यात्रा आरंभ होती है। सल्तनत का मतलब होता है सल्तनत का सुल्तान द्वारा शासित क्षेत्र, और सुल्तान एक पद होता था जो मुसलमानों के जो खलीफा थे उसके द्वारा इसको धारण किया जाता था और उस उपाधि से उसके ही प्रतिनिधि के तौर पे ये मुस्लिम यहाँ पे शासक करते थे, उसको सुल्तान बोलते थे। और
इस सल्तनत में तुर्क और अफगान मूल के 5 कर्मिक विदेशी राजवंश ने यह शासन देखा, जिसमें ममलूक, गुलाम वंश, खिलजी या खलजी, तुगलक, सैयद एवं लोदी। यहाँ उत्तर भारत के कुछ भाग में दिल्ली से प्रत्यक्ष रूप से इनके नियंत्रण में 1192 में आ गई थी, और यहाँ पूर्व उस समय वहीं से पूर्व में गंग और दक्षिण में होयसल जैसे पड़ोसी राज्यों ने इस विस्तार को रोक दिया था। और ये कला, संस्कृति एवं प्रशासन के संपन्न केंद्र के रूप में उभरे, और दिल्ली नगर में उत्तर भारत के राजनीतिक परिदृश्य में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये जो थे गंग और जो है होसल जो प्रदेश थे। सल्तनत काल राजनीतिक अस्थिरता के विस्तार के लिए प्रसिद्ध रहा, लेकिन इसका परिणाम के लिए इसमें क्या था, सैन्य अभियान चलाते थे और इस्लाम का प्रसार करते हुए ये कत्लेआम मचाते थे। गांव और नगरों पे आक्रमण किया जाता था, मंदिर, शिक्षा केंद्रों को लूट और नष्ट कर दिया जाता था। ये सिलसिला बड़ा क्रूरता से चलता था। आगे जो अलाउद्दीन खिलजी था, इन्होंने उस दौरान एक चांदी का टका चलाया जो 10.7 ग्राम का था, और उस टके में उसने लिखा सिकंदर सानी एवं द्वितीय सिकंदर अंकित किया। वो क्यों किया कि वो अपने आप को ये मानता था कि मैं इस पृथ्वी को जीत लूंगा, और प्राय जो है ये उस समय के जो सुल्तान में परिवर्तन होता था वो बड़े हिंसक तरीके से होता था, क्योंकि आपस में साजिश रचते रहते थे और एक दूसरे को आपस में निपटा देते थे। तो उस दौरान लगभग 3 सुल्तान आपसरी के पूर्ववर्ती में हटा के बदले गए। तो उनका औसत शासनकाल अधिकतम 9 वर्ष का रहा, यानी 9 वर्ष के भीतर में 3 सुल्तान जो है 3 सुल्तान बदल गए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को द्वितीय सिकंदर क्यों कहा, इसके बारे में आप सोचें। और उसका जो अभियान था 14वीं शताब्दी से आरंभ में अलाउद्दीन ने उत्तर मध्य भारत में विस्तृत क्षेत्र में सैन्य अभियान चलाकर नगरों को लूटा। साथ में ही मंगोल की सेनाओं से कई बार आक्रमण विफल भी किया उसने, और अनेक गुलाम सेना नायक जो थे उसके थे, जिसमें मलिक काफूर जो था उसने काफी दिल्ली सल्तनत का विस्तार किया दक्षिण तक। मार्ग में कई राज्यों को उसने विजय भी किया और लूट की संपत्ति से विशाल सैन्य तंत्र खड़ा किया, और जिसमें कई हिंदू जो है केंद्रों पर आक्रमण किया, जिसमें श्रीरंगम, मदुरई, चिदम्बरम और संभवतः रामेश्वर तक उसने जो है जो धार्मिक केंद्र थे उनको नष्ट भ्रष्ट किया। तो इन बातों, इसी कारण ही वो अपने आप को विजेता की उपाधि द्वितीय सिकंदर को कहलाना उसने शुरू किया। और तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उस दौरान के जो अभियान चले थे वो कैसी सेना रही होगी, कैसे संसाधन रहे होंगे, और किस प्रकार से वो उस पर खर्चा करते होंगे। हथियार, सैनिक, भोजन से लेकर पशुओं तक का उपयोग और सड़कों आदि का निर्माण इस दौरान में हुआ, आप कल्पना कर सकते हैं। कुछ दशकों बाद यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का शासन किया और ये तुगलक वंश की नींव पड़ी। ये तुगलक वंश जो था, जो मोहम्मद बिन तुगलक था, बड़ा सनकी किस्म का था और अपने सनक में कुछ भी कर बैठता था, और बाद में उसे पछताना भी पड़ता था, और बाद में वो अपना वापस निर्णय को ले लेता था। तो उसने एक छत्र विस्तार किया। ये पृथ्वी मोहम्मद जो था, क्या नाम है, मौर्य जो साम्राज्य के बाद में मौर्य का जो शासन था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पे जो है उसने राज किया था, उसके बाद में ये दूसरा केंद्रीय जो है शासन मोहम्मद बिन तुगलक के समय में पूरे उपमहाद्वीप में फैल गया था। इसलिए उसने जो है यहाँ की, यद्यपि यह भी महत्वपूर्ण था
मोहम्मद बिन तुगलक का भी अल्पकालिक, लेकिन ये अल्पकालिक सिद्ध हुआ। और मोहम्मद बिन तुगलक की महत्वाकांक्षी की योजना थी, उसने बनाई, लेकिन वो प्राय दोषपूर्ण रहती थी, निष्पादित करता था। और ऐसी योजनाओं में उसने क्या करा, दिल्ली की से यहाँ अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर दिया। देवगिरी, दौलताबाद जिसे कहते हैं, महाराष्ट्र के जो संभाजी नगर के स्थित है, आज के समय में संभाजी नगर वहां स्थित है, स्थानांतरित किया। उसने संभवतः लगा कि ये पूरे भारत का मध्य क्षेत्र है और तू सब पे कवर कर लेगा यहाँ से। लेकिन यहाँ के जो लोग थे वो हजारों किलोमीटर दूर जाकर अपने कार्य करने के लिए राजधानी में जाते थे और उनका समय पैसा खर्च होता था। लेकिन बाद में उसको पता पड़ा कि यार ये तो तूने गलत करा, और वो वापस दोबारा से उसी ने अपनी राजधानी दिल्ली में स्थानांतरित कर ली। तो उस दौरान जो है दोनों जगह में स्थानांतरित करने में अपार जनहानि हुई। और उसके बाद में उसने सांकेतिक मुद्रा भी चलाई, सस्ते तांबे के सिक्कों के उसने सांकेतिक मुद्रा चलाई, जो उस समय के सोने चांदी के सिक्कों के बराबर उसका मूल्य निर्धारित कर दिया। यह सोच तो यद्यपि उसकी प्रगतिशील थी, आज भी हमारे आधुनिक मुद्रा जो चलती है सांकेतिक ही तौर पे है, लेकिन उस समय व्यापार में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई और लोगों ने नकली तांबे के सिक्के बनाने के लिए प्रोत्साहित किया और अर्थव्यवस्था को काफी हानि पहुंची। सुल्तान है वो उसके जो दरबारी जो थे वो अभिजात वर्ग के महलों में रहते थे और बहुमूल्य वस्त्र पहनते थे, रतन जड़ित आभूषण और उत्तम भोजन का आनंद लेते थे। यह संपत्ति मुख्यतः सैन्य अभियानों से लूट खसोट करके और साधारण जन क्षेत्रों से लगाए गए करों एवं जो है गुलाम व्यापारियों इसमें भागीदारी होते थे, जो उनके चंगुल में फंस जाते थे। जैसे कि गुलाम बनाए गए व्यक्ति मुफ्त के श्रम करते थे और उनसे जो बेगार कराते थे और दूरस्थ मध्य एशिया में भेजकर उनको बेच भी देते थे। तो ऐसा काल यहाँ पे रहा। और एक था शब्द आता है बुद्ध सिकन, यानी कि प्रतिमा का विनाशवाद, मूर्ति पूजक माने जाने वाले प्रतीकों को, धार्मिक चिन्हों को अस्वीकार करना, उनको नष्ट कर देना बुद्ध सिकन कहलाता है। लेकिन ये जो थे लूटपाट का व्यापारिक नेतृत्व में कृषि उत्पादन को प्रभावित किया और इस अवधि में बौद्ध, जैन और हिंदू मंदिरों के पवित्र पूजन, मूर्ति और चित्रों को कई प्रकार के प्रहार किए। और इस प्रकार विनाश न केवल लूटपाट से वरन बुद्ध सिकन से भी प्रेरित था। तो अब हम देखते हैं कि भाई उस कालखंड में जो मोहम्मद बिन तुगलक के दौरान भी और उससे पहले भी सैन्य अभियान चलाए जाते थे काफिरों को सबक सिखाने के लिए, मंदिरों को, धार्मिक स्थलों को, पूजा स्थलों और गुरुकुलों को नष्ट करने के लिए यह अभियान चलाए जाते थे और लूटपाट मचाई जाती थी और नगरों को लूटा जाता था, गुलाम बनाए जाते थे, व्यापारियों को अपने यहाँ पे जो है उनका सेवा दिलवाई जाती थी। और इस प्रकार से तो इस वीडियो में इतना ही। इससे अगली वीडियो में हम आगे बताएंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।